हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। हम देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं। आगे हम देख रहे हैं आइसोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन। नॉर्मल एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस aluminum chloride and hydrogen chloride gets isomerized to branch chain alkanes. Major products are given as CH3 एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3 CH2 4 times CH3 in presence of anhydrous। anhydrous मतलब होता है निर्जल AlCl3 and HCl। it gives CH3 CH3 CH2 twice CH3 plus CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। it is 2-methyl heptane, pentane, and this one is 3-methyl pentane। Some minor products are also possible which we can think over। Minor products are generally not reported in organic रिएक्शन। जो माइनर कम मात्रा में मिलते हैं उसको हम नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है ब्रांच चेन वाले इस तरह से प्रोडक्ट प्राप्त 2-methyl या 3-methyl पेंटेन मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन इट मीन्स एरोमेटिकरण। आइसोमराइजेशन जो ऊपर देखा हमने उसको बोलते हैं समावयवीकरण। इसको बोलते हैं समावयवीकरण और ये है एरोमेटिकरण। तो एरोमेटिकरण की बात करें तो 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले नॉर्मल एल्केन एल्यूमिना आधारित वेनेडियम मोलिब्डेनम क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी टेम्परेचर भी हाई रहता है जैसे 733 केल्विन और 10 से वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो विहाइड्रोजनीकृत होकर बेंजीन या उसके समजातीय व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, चक्रीय व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एरोमेटिकरण कहते हैं या रीफॉर्मिंग भी कहते हैं। तो नॉर्मल एल्केन हैविंग 6 or more carbon atoms on heating to 773 Kelvin at 10 to 20 atmospheric pressure in presence of oxides of vanadium, molybdenum or chromium supported over alumina gets dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologous। This type of reaction is known as a aromatization or known as a रिफॉर्मिंग। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो 6 कार्बन की चेन वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5 या Cr2O3 और टेम्परेचर रखते हैं 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमें बेंजीन प्राप्त होता है। दूसरा इसका समावयवी बनाए तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये बेंजीन प्राप्त होता है। चलिए अब रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम के साथ में रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन विथ स्टीम यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया। तो मेथेन भाप के साथ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1273 केल्विन पर गर्म करने पर
कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देती है। यह विधि डाइहाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन में अपनाई जाती है, यानी कि मेथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन in presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and dihydrogen. This method is used for industrial preparation of dihydrogen CH4 plus H2O gives Ni, and when heated CO carbon monoxide and 3H2 are प्रोड्यूस्ड। चलिए इसके बाद में हम रिएक्शन देखते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस को बोलते हैं ताप अपघटन। उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्नतर एल्केन या एल्कीनों में अपघटित हो जाते हैं। ऊष्मा के अनुप्रयोग से छोटे विखंड बनने की ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया को पायरोलिसिस यानी ताप अपघटन या भंजन या क्रैकिंग भी कहते हैं। तो हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन एंड एल्कीन्स। सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं C6H14 यानी कि नॉर्मल हेक्सेन। इसको हम गर्म करते हैं 773 केल्विन पर। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल होता है ये देखें। C6H12 यानी ये हो गया हमारा हेक्सीन और साथ में बनेगा H2। इसी तरह से एक प्रोडक्ट हमारा C4H8 यानी ब्यूटीन प्लस C2H6। इसी तरह से C3H6 फिर साथ में C2H4 और CH4 भी बन सकता है। तो इस तरह से ये लोअर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स इज बिलीव्ड टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं डोडेकेन। डोडेकेन मतलब होता है C12H26 डोडेकेन। इसको हम पीटी या पीडी की प्रेजेंस में 973 केल्विन। तो C7H16 तो ये हो गया हमारा क्या हेप्टेन। फिर पेंटेन। पेंटेन यानी C5H10 यानी पेंटीन पेंटीन और अदर प्रोडक्ट्स भी इसमें प्राप्त होते हैं। दूसरे पदार्थ भी प्राप्त उत्पाद भी बनते हैं इसमें। चलिए तो यहाँ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में अब हमारी बात आती है कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन एक नया टॉपिक है जिसको हम कहते हैं संरूपण। तो संरूपण क्या चीज़ है ये समझते हैं हम। एल्केनों में कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध होता है और कार्बन कार्बन के अंतर्नाभिकीय अक्ष के चारों ओर सिग्मा आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का वितरण संबित होता है। इस कारण CC एकल बंध के चारों ओर मुक्त ध्रुवण होता है। इस ध्रुवण के कारण त्रिविम में अणुओं के विभिन्न त्रिविमीय विन्यास होते हैं, अतः विभिन्न समावयव एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संरूपण कहते हैं। तो संरूपण को हम समझें तो एल्केन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड and electron distribution of sigma molecule orbital is symmetrical around the internuclear axis of CC bond, which is not disturbed due to rotation about its axis, and this permits free rotation about CC single bond, and this rotation results into different spatial arrangements of atoms in space which can change into one another
and such special arrangement of atom which can be converted into one another by rotation around a CC single bond are called conformations or conforms और रोटेमर्स। तो अब यहाँ पे हम कॉन्फर्मेशन इन इथेन देखते हैं। तो कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन की बात करें तो इथेन का फॉर्मूला है C2H6 CC, इस तरह से 6 हाइड्रोजन जुड़ा होता है इसमें, 3 इस कार्बन पे 3 इस कार्बन पे। अब हम इस कार्बन को फिक्स रख के हम इस बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में अलग अलग अरेंजमेंट देते हैं। तो इससे अलग अलग जो अरेंजमेंट प्राप्त होते हैं हमें, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फर्मेशन, यानी कि इथेन के संरूपण कहते हैं। तो संरूपण की बात करें तो संरूपण को दर्शाने के लिए these are called conformation isomers and these are infinite number of conformations of ethane। तो इसमें बहुत सारे अनंत इथेन के कॉन्फर्मेशन संरूपण प्राप्त होते हैं, बहुत सारी संरचनाएं प्राप्त होती है। On such conformation in which hydrogen atoms attached to 2 carbon are as close together as possible is called eclipsed। यदि वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं ये हाइड्रोजन, तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, यानी कि द अदर इन विच हाइड्रोजन आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल इज नॉन एज द स्ट्रेगर्ड। स्ट्रेगर्ड यानी कॉन्फर्मेशन। एनी अदर इंटरमीडिएट कॉन्फर्मेशन इज कॉल्ड एज क्यू। तो इसमें ग्रस्त कहते हैं, इसमें जो होते हैं एक दूसरे के विषम, यानी इसके अलावा भी कोई इनके मध्य के जो प्राप्त होते हैं संरूपण, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू। इसका मतलब होता है विषम तलीय संरूपण प्राप्त होते हैं। और सभी संरूपणों में आबंध कोण और आबंध लंबाई लगभग समान होती है। तो इस तरह के इक्लिप्स यानी कि ग्रस्त, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रस्त, और स्ट्रेगर्ड का मतलब होता है अंतरित। तो इस तरह के ग्रसित और अंतरित जो संरूपण प्राप्त होते हैं उसे सोहार्ट्स, न्यूमैन प्रक्षेपण आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इनके प्रस्तुत करने की विधियां क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोहार्ट्स। प्रोजेक्शन। तो सोहार्ट्स प्रोजेक्शन जो होता है इसमें CH कैसे होता है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसी पे ही ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरा कार्बन है, और इसके साथ में लगे हुए ये 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्रसित होते हैं। ग्रसित होना यानी कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अध्यारोपित हो जाते हैं। तो इस तरह के जब अध्यारोपित होते हैं, ये इस पे, ये इस पे और ये इस पे, तो इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड। और जब अध्यारोपित नहीं होते हैं तो ये कार्बन, ये 2 इस तरह से हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन इससे इतना दूरी पे, ये इस पे दूरी पे, ये इससे इतनी दूरी पे है। तो इस तरह का जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैगर्ड। चलिए, तो ये हमारी सोहार्ट्स मेथड है दर्शाने की। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड, न्यूमान मेथड। न्यूमान प्रोजेक्शन। तो
इस तरह का जब कोई मेथड, इसमें इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म कैसे होंगे, तो यहाँ हमने एक गोला बनाया है, पीछे के हाइड्रोजन दिखाई नहीं देंगे और इसी के साथ में ये दूसरे हाइड्रोजन जो दिखाई देने वाले हैं उसको हम दर्शाते हैं। तो ये हाइड्रोजन दिखाई देने वाले, तो ये कैसे हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं, तो इसको हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इक्लिप्स्ड। और इसका स्टैगर्ड यानी अंतरित फॉर्म कैसा होगा, ये हमें सामने फ्रंट पे दिखाई देते हैं वो हाइड्रोजन, और जो नहीं दिखाई देते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। तो ये कौन सा हमारा हो गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन वाला मेथड हो गया है। अब relative stability of conformation. As the mentioned earlier, in staggered form of ethane, the electron clouds of carbon-hydrogen bonds are as far apart as possible. Thus, there are the minimum repulsive forces and minimum energy and maximum stability of the molecule. तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन इतनी दूरी पे है, ये हाइड्रोजन इतनी दूरी पे है, तो डिफरेंस फार अपार्ट होते हैं इसमें। तो इसके कारण क्या होता है कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, मिनिमम होते हैं, और साथ में इनकी एनर्जी भी मिनिमम होती है, और मिनिमम एनर्जी होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होने के कारण ये मोर स्टेबल होता है। कौन सा फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं एल्कीन्स। तो एल्कीन्स की बात करें हम, तो ये हमारा कंफर्मेशन भी हो गया, एल्केन हम पढ़ चुके हैं। एल्कीन्स, तो एल्कीन क्या है, एल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड which shows the general formula of alkene is CnH2n, and first member of alkene is ethene, C2H4। पहला मेंबर जो होता है उसका वो होता है इथेन, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम एथेन, और फॉर्मूला C2H4 होता है। अब इसमें स्ट्रक्चर हम समझने की बात करें इसकी, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा C2H4 का वो देखते हैं। C2H4 was found to form an oily liquid on reaction with chlorine। इसका हम रिएक्शन करें क्लोरीन के साथ तो ऑयली लिक्विड बनाता है। तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा इसमें, तो ये ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। C2H4 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे such reagents are called electrophilic reagents, and the presence of weak pi bond makes the alkene unstable। इसमें जो ये weak pi bond होता है इसके कारण ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल, अस्थिर हो जाता है। and alkene unstable molecule in comparison to alkanes, and alkenes can be changed into single bond compounds by combining with the electrophilic reagents। तो ऐसी स्थिति में अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है, और ये जो हाइड्रोजन्स है इसके साथ में ये किस में रहते हैं, s में रहते हैं। अब नोमेनक्लेचर की बात करें हम इसके, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स इन IUPAC सिस्टम द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द डबल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। तो अब इसमें कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, तो डबल बॉन्ड
जिस चेन के साथ लगा होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। एंड द सफिक्स इन इज रिप्लेस इज एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं? इन। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्किन सीरीज इज CH2 known as methane but has a very short life. As already mentioned, first stable member of alkene series is C2H4 and known as a ethylene or ethene. तो हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपीन। चलिए इसके बाद में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका क्या नाम होगा? ब्यूट 1इन। हम यहाँ बॉन्ड रखें तो ब्यूट 2इन होगा, और इस तरह से हम रखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम होगा ब्यूटा 1 2 3 पे। तो ये 1 2 3, तो 4 कार्बन है, तो पहले तो ब्यूटा, और 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डाइन। तो इस तरह से इसमें नाम लिखा जाता है। अब इसका आइसोमेरिज्म देखते हैं। एल्किन शोज तो बोथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जनरली कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड अदर वन इज ज्योमेट्रिकल। चलिए तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में as in alkenes, ethene C2H4 and propene C3H6 can have only one structure, but alkenes higher than propene have different structures. Alkenes possessing C4H8 as molecular formula can be written in the different structure. तो C4H8 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो ये क्या हो गया हमारा? 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ये 4 कार्बन, तो ब्यूट 1इन। दूसरा स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 2इन। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो हम ये भी बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो अब इसमें 2 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोप 1इन। तो ये इस तरह से इसका बन गया स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो है हमारे बने हुए आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, वेयर एज स्ट्रक्चर 1 फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ये क्या है हमारे लिए? चेन आइसोमेरिज्म के तीनों एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स हैव टू satisfy the remaining 2 valencies by joining with 2 atoms or groups. If the 2 atoms or groups attached to each carbon atom are different. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के आसपास बात करें तो C डबल बॉन्ड C,
एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई। तो यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट कैसे है, प्लेन के एक तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है। इसी तरह से अब दूसरा बनाऊँ मैं, वाई और एक्स। तो ये प्लेन पास होती है जो, तो प्लेन की डिफरेंट साइड है, दोनों सेम एलिमेंट कहाँ है, डिफरेंट साइड, ये एक्स और ये एक्स, और ये वाई और ये वाई। तो इस तरह के जब अलग अलग होते हैं, इन दिस टू आइडेंटिकल एटम बोथ द एक्स और बोथ द वाई lie on the same side of the double bond, but in the other structure the x and y across the double bond or the opposite side of the double bond. This results in different geometry of A and B. This position of atoms or groups in space in the two arrangement is different, and there are स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये जो हमारे मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। द आइसोमर्स ऑफ द टाइप ऑफ ए एंड इन विच आइडेंटिकल एटम और ग्रुप्स लाइज इन द सेम साइड, एक साइड पर ही यदि सेम ग्रुप और एटम होते हैं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस, एंड इन विच द सेम एटम्स आर इन द सेम साइड of the plane is known as a cis, and this one is a trans। इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, cis और ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो cis और ट्रांस के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, cis ब्यूट टू इन। तो C डबल बॉन्ड C, ये CH3 H। तो इसको हम क्या बोलेंगे, cis ब्यूट टू इन। और इसी तरह से अपोजिट साइड में ले लें तो CH3 H एंड H। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो इस तरह से आप इनकी ज्योमेट्री देख सकते हैं। तो यहाँ इनका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एल्काइन की प्रिपरेशन, कैसे बनते हैं एल्कीन एल्काइन से, ये देखेंगे। ठीक है।